आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वंस अगेन YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल, पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और आपको सिखाता हूँ हिंदी मीडियम का होने के बावजूद इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें SSC और बैंक्स के लिए। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे, टेन्यूस रिवाइवल इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इकॉनमी पे, है ना। पढ़ना कैसे है, उसी अंदाज में जिसमें टॉपर्स पढ़ा करते हैं। हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैब को अलग से लेकर के सीखने की कोशिश करेंगे। आज आप जितनी भी ग्रामर वोकैबलरी सीखोगे अप्लाई करोगे इस क्लोज टेस्ट पे। आज मैंने एक ही बनाया क्विज़, है ना, 2 की जगह 6 क्वेश्चन हैं इसमें। सब लोग इसको एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको लाइव करवाता हूँ। शुरू कर देते हैं क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टेन्यूस रिवाइवल। देखिए, रिवाइवल का मतलब होता है फिर से जान डालना किसी चीज़ में, फिर से किसी चीज़ को जिंदा करना। टेन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बड़ी कमज़ोर हो, वीक हो, थिन हो, डेलिकेट हो या नाजुक हो, है ना। तो करेक्ट, टेन्यूस रिवाइवल कहीं पे हुआ है, जान तो आई है लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, बहुत टेन्यूस है, बहुत कमज़ोर है। अच्छा, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है ऑन बूस्टिंग इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने की बात हो रही है, उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। अब देखो पूरी कहानी क्या है ये हमें पता चलेगी इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को इसी वक्त इन वीडियोस को मैं लाता हूँ। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक शेयर ज़रूर देना यार। मैं देखो बोलता नहीं हूँ शेयर के लिए कभी भी, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरी आदत नहीं है और इसी वजह से चैनल्स ग्रो नहीं करते हैं। अगर आप शेयर देते हो, सबके पास ये क्वालिटी कंटेंट जाता है, तभी लोगों को पता लगता है कि ऐसा भी यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है ना। ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना, 13,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। सारी PDF आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं अवेलेबल हूँ official.yet के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप इंस्टा पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है क्रिएटिंग जॉब्स एंड बूस्टिंग इनकम्स अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन कैन सस्टेन द इकॉनमी। कह रहे क्रिएट करने का काम है जॉब्स को। अच्छा, और क्या काम है? दूसरा जो काम है बूस्ट करने का, इनकम्स को बढ़ाने का। कह रहे ये तो दोनों काम है ना। और किसके साथ में? साथ ही साथ में वैक्सीनेशन के, टीकाकरण के। कह रहे ये तो दोनों काम है, सस्टेन कर सकते हैं इकॉनमी को, मेंटेन कर सकते हैं, लंबे वक्त तक बनाए रख सकते हैं। समझ गए? सब्जेक्ट आपका क्रिएटिंग और बूस्टिंग नाम के 2 जीरेंट्स। वर्ब है इनकी क्या ना, सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना, कीप अप करना, प्रिजर्व करना, कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। सब्जेक्ट्स और वर्ब्स हर रोज़ की तरह ब्लू और पिंक कलर में मिलेंगे। आप बस हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ लो, सेंटेंस आपके हाथ में आ जाएगा पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं आपको हर सेंटेंस को इसी तरीके से मार्क करके देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब को, है ना। चलिए, सेंटेंस में कुछ देखने वाला है नहीं, आगे बढ़ते हैं एक समरी के साथ। उससे पहले आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। आ जाओ अपनी फटाफट से वोकैब शीट पे। 5 वर्ड्स रोज करने हैं हमें आर्टिकल से रिलेटेड, और 5-5 इकट्ठे होते जाएंगे। 1-2 महीने में शानदार वोकैबलरी हो जाएगी, है ना। नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे इस पूरी शीट के। तो आज के 5 वर्ड्स हैं टेन्यूस, पॉजिट, रिबाउंड, गेन ट्रैक्शन, और 5वां है बुलवॉक। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, टेन्यूस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत महीन, कमजोर, वेरी थिन, है ना। देयर इज अ टेन्यूस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक सोल्जर, एक सिपाही और एक आतंकवादी के बीच में बहुत महीन डिफरेंस होता है। आप दीवार के किस पार हो, इसी पे डिपेंड करेगा कौन आदमी आपके लिए सिपाही है और कौन आदमी आपके लिए आतंकवादी है ना। तो टेन्यूस डिफरेंस आप समझ गए ना, महीन हो, वीक हो, बहुत थिन हो। इसके सिनोनिम क्या होंगे भाई? कमजोर के या वीक के या थिन के। फ्रेजिल बोल दो, स्लिम बोल दो, डेलिकेट बोल दो, फ्लिम्जी बोल दो। चारों के चारों किसी ऐसी चीज़ को बताते हैं जो टिकाऊ ना हो, है ना, बहुत कमज़ोर हो। और एंट्रीम हो जाएगा जो चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, फर्म हो, स्टेबल हो, कॉन्क्रीट हो। तीनों के तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। अगला वर्ड है हमारा पॉजिट। एक वर्ब भी, एक नाउन भी है। मतलब होता है इसका अज्यूम करना, पहली चीज़, और या फिर प्रेजेंट करना किसी चीज़ को। किसी चीज़ को मान लेना, वो भी पॉजिट, और किसी चीज़ को सबके सामने रखना, वो भी पॉजिट। दोनों तरीके से यूज़ करेंगे। मोस्ट रिलीजन्स पॉजिट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डेविल। ज़्यादातर जो धर्म है दुनिया के, वो अज्यूम करते हैं अस्तित्व को भगवान के और शैतान के, है ना। पॉजिट का मतलब है यहाँ पे अज्यूम करना। उन्होंने माना हुआ है भगवान भी होता है और शैतान भी होता है। और दूसरा वाला मीनिंग देखें, प्रेजेंट वाला। मैनी साइंटिस्ट हैव पॉजिटेड द लैब लीक थ्योरी ऑफ कोविड-19 वायरस फ्रॉम अ वुहान लैब। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पॉजिट किया है, प्रेजेंट किया है लैब से लीक होने वाली थ्योरी की, जो वुहान वायरस की है। वुहान से एक लैब से है कोविड-19 वायरस की, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा प्रेजेंट किया इस थ्योरी को कि वायरस वुहान की एक लैब से लीक हुआ हो सकता है।
तो दोनों ही तरीके से एक ही वर्ड काम करेगा। सिनोनिम देख लो, पोस्टुलेट, सपोज और अज्यूम, ये तो तीनों अज्यूम के सिनोनिम है, और प्रेजेंट का सिनोनिम होता है पुट फॉरवर्ड, है ना। तो चारों इसके सिनोनिम बन जाएंगे। लास्ट वर्ड है हमारा, सेकंड लास्ट वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है जंप बैक करना, गिर करके फिर से खड़ा होना, है ना, एक वर्ब है। द शेयर मार्केट रीबाउंडेड आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। शेयर मार्केट फिर से उठ खड़ी हुई, जंप करके उठ खड़ी हुई 2 वीक्स के बाद क्रैश के। तो पहले तो क्रैश में गिरी, 15 दिनों के बाद फिर से रिबाउंड की, फिर से उठ खड़ी हुई। समझ गए ना, रिबाउंड। तो इसका हमारा सिनोनिम हो गया बाउंस बैक और रिवाइव, और इसका एंटोनिम है बैक स्लाइड। अब आगे जा रहे थे, आगे जाते जाते पीछे फिसलने लगे, है ना। रिबाउंड में तो गिर करके खड़ा होना, इसमें जो खड़ी हुई चीज़ है आगे बढ़ रही है, अचानक से गिर जाए, बैक स्लाइड कर जाए। गेन ट्रैक्शन एक फ्रेज है। अब देखो ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन होता है घर्षण, फ्रिक्शन। जब आपकी गाड़ी फ्रिक्शन बिल्कुल भी गेन नहीं करती तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। आपके टायर, गाड़ी के टायर और धरातल के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए। जब तक ट्रैक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। तो फ्रिक्शन ना हमें आगे जाने से रोकता है, बल्कि आगे जाने में ज़रूरी भी होता है फ्रिक्शन। अगर कोई चीज़ गेन ट्रैक्शन कर रही है, इसका मतलब पता क्या है, वो चीज़ सपोर्ट को गेन कर रही है, सब लोग उस चीज़ को मान रहे हैं, वो चीज़ चलन में आ रही है ना। द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज स्टिल नॉट गेनिंग ट्रैक्शन इन द रूरल इंडिया। जो अभी भी आइडिया है पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो ट्रैक्शन को गेन नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट को गेन नहीं कर रहा है हमारे रूरल इंडिया में। आज भी लोग गाँवों में यही मानते हैं, 2 बच्चों से क्या होगा, 4-5 तो होने ही चाहिए, है ना। चलो लास्ट हमारे पास वर्ड है बुलवॉक। ये होता है आपका सपोर्ट, एक नाउन है। बुलवॉक का लिटरल मीनिंग है किले के 4 तरफ की वो 4 दीवारी, जिसको एनिमी, जो ना दुश्मन को आने से रोकती है। डिफेंसिव बाउंड्री होती है ना किसी भी किले के चारों तरफ, वो होता है बुलवॉक। तो वो सपोर्ट भी होता है किले का, इसलिए बुलवॉक का मतलब है डिपेंडेबल सपोर्ट। लॉ इज़ द बुलवॉक ऑफ द सोसाइटी। जो लॉ होता है वो सोसाइटी का बुलवॉक होता है, जो कानून है वही पूरी सोसाइटी का सपोर्ट होता है ना, डिपेंडेबल सपोर्ट होता है। द फ्रांस मेड रफेल एयरक्राफ्ट आर आर स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवॉक अगेंस्ट द एनिमी। फ्रांस में बने हुए रफेल एयरक्राफ्ट जो हैं हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है एनिमी के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ। तो बुलवॉक को इस तरह से आप दोनों ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे सपोर्ट के लिए। अब देखो सपोर्ट के सिनोनिम क्या है, मेनस्टैंड, रैम्पार्ट और पैरापेट। ये रैम्पार्ट वर्ड पूछा हुआ है एसएससी 2016 में। किले के चारों तरफ की दीवारी को, 4 दीवारी को बोलते हैं रैम्पार्ट, है ना। रैम्पार्ट बोल दो, पैरापेट बोल दो या बुलवॉक बोल दो, किले की चारों तरफ का सपोर्ट या 4 दीवारी। तो ये 5 वर्ड्स हैं आज के, सेंटेंस के साथ में समझा दिए आपको। ये पीडीएफ मिलेगी कमेंट सेक्शन में, जाना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हर थोड़े दिन से रिवाइज करना है, और मैं सैटरडे को क्विज भी लेकर के आ रहा हूँ वोकैब का। आपको हर सैटरडे क्विज मिल जाया करेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी सिंपल सी है इसकी। थोड़ा डेटा आया सरकार की तरफ से इकॉनमी पे, और जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें में बताता है ना। बहुत जो ख़राब चल रहा था माहौल, उसमें कुछ आशा भरी किरणों को दिखाता है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है इसी डेटा को अगर आप दूसरी नज़र से देखो तो इसमें कई ख़राब चीज़ें भी हैं, और समझदार आदमी वही है जो अच्छी और ख़राब दोनों चीज़ों को समझे। सिर्फ अच्छी सोच ली और ख़राब को भूल गए तो ये ख़राब चीज़ें आने वाले टाइम में आपको परेशान कर सकती हैं। तो बस आर्टिकल यही कहता है, इस डेटा में क्या अच्छा है वो बताऊँगा, और इस डेटा में क्या ख़राब है वो भी बताऊँगा। दोनों चीज़ों को हमें समझना है, लॉजिक के साथ अपना प्लान बनाना है आगे का। ये आज की समरी है। अब आज की टोन है लॉजिकल, बहुत लॉजिक वाली बात कर रहा है। हर चीज़ के दोनों पहलू को देखो, दोनों एस्पेक्ट देखने जरूरी हैं, है ना। लॉजिकल टोन। शुरू कर दें आर्टिकल को, चलो आ जाओ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, तो स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें, और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, YET10 आप कूपन कोड लगाएं और गोल्ड कॉइंस को यूज करें, 401 रुपीज में मिलेगा। करियर क्लाउड ऐप का लिंक है कमेंट सेक्शन में, ट्राई जरूर देना है इस ऐप को।
कह रहे द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द NSO posit an economy that appears to have found some footing in the January-March quarter before the pandemic's second wave hit. कह रहा है जो इनकम एस्टिमेट है, नेशनल इनकम एस्टिमेट है, जिनको रिलीज़ किया गया है NSO के द्वारा, है ना, ये हमारी सरकार की एक एजेंसी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है ये जो एस्टिमेट है ना पूरे देश की इनकम के, कह रहा है वो पॉजिट करते हैं। अब देखो पॉजिट वर्ड के आपने मीनिंग देख लिए हैं, किसी चीज़ को अज्यूम करना या किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो ये प्रेजेंट करते हैं एक ऐसी इकॉनमी को या अज्यूम करते हैं एक ऐसी इकॉनमी को जो अपीयर होती है, दिखाई देती है कि वो फाउंड कर चुकी है, पा चुकी है थोड़ी सी फुटिंग को, थोड़े से आधार को, फाउंडेशन को। और किस में? जनवरी से मार्च के क्वार्टर में। और कब हुआ ये काम? ये उससे पहले हुआ जब पैंडेमिक की सेकेंड वेव ने हिट किया, पैंडेमिक की दूसरी वेव ने हमें चोट पहुँचानी शुरू की। समझ गए? एस्टिमेट्स जो रिलीज़ हुए हैं इस संस्था के द्वारा पॉजिट करते हैं एक ऐसी इकॉनमी जो दिखाई देती है, जिसका आधार बन गया है, फुटिंग बन गई है इस क्वार्टर में। और ये वो क्वार्टर है जो कि पैंडेमिक की सेकेंड वेव से पहले आया था। चलिए अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। एस्टिमेट्स की वर्ब है पॉजिट, दैट की वर्ब है अपीयर्स। ये इकॉनमी के लिए बना हुआ है दैट, है ना, इकॉनमी को एंटीसीडेंट लिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वो वाली इकॉनमी दैट अपीयर्स टू हैव फाउंड सम फुटिंग, ये पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वर्ब है हिट। टू हैव फाउंड ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, बेसिक ग्रामर में आप सीख चुके हैं। फुटिंग का मतलब होता है फाउंडेशन या फुट होल्ड, आपका आधार, आपकी पकड़, है ना, पकड़ को बोलते हैं फुटिंग। अब मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे हिट क्यों लिखा हुआ है? सेकंड वेव के लिए अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो हिट्स आना चाहिए, और सेकंड वेव के लिए अगर पास्ट टेंस में वर्ब आएगी तो हिटेड आना चाहिए। ये हिट का क्या कनेक्शन है? पहले आप सोचें, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। चलिए बहुत सिंपल है। हिट एक ऐसी वर्ब है जो अपनी फॉर्म्स को कभी चेंज नहीं करती। ये आप कई बार सुन चुके हैं मुझसे, है ना। अब आपके सामने मैंने सारी वर्ब्स लिख दी हैं, इन वर्ब्स में से आपको चूज़ करना है ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। जैसे हिट 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 हमेशा हिट ही रहेगा, हिट 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 ऐसे रहेगा, है ना। वैसे ही इनमें से बताओ चूज़ करके कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म को आप चेंज नहीं करेंगे। डालो कमेंट सेक्शन में, ये एक छोटा सा टास्क है आपका, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है GDP एक्सपेंडेड बाय 1.6% इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, एन एक्सेलरेशन फ्रॉम 0.5% ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 3-month पीरियड दैट मार्जिनली सॉफ्टन द एक्सटेंट ऑफ फुल ईयर्स रिकॉर्ड कंट्रैक्शन टू 7.3%। कह रहे GDP एक्सपैंड हो गई, GDP बढ़ गई, और कितने से बढ़ी भाई? 1.6% से। और कब? फाइनल क्वार्टर में, फाइनल तिमाही में। और किसकी? पिछले साल की, लास्ट फिस्कल की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो कह रहे हैं जनवरी से मार्च का जो लास्ट तिमाही होती है फाइनल क्वार्टर में, GDP बढ़ गई इतने परसेंट से, 1.6% से। कह रहे हैं ये एक एक्सेलरेशन है, ये अपने आप में एक बढ़त है। और कहाँ से? 0.5% की ग्रोथ से। किस में? पिछले प्रीसीडिंग 3 मंथ के पीरियड से। तो इससे पहले वाले क्वार्टर से 0.5% ये क्वार्टर जो है ना तेजी में आया, इसने बढ़त को दिखाया। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। कह रहे अब ये जो काम हुआ है ना पूरा का पूरा, ये GDP एक्सपेंड होने का काम है, इसने मार्जिनली सॉफन कर दिया है, इसने थोड़ा सा नरम कर दिया है उस एक्सटेंट को, उस लिमिट को। और वो लिमिट किसकी है? पूरे साल के रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन की, पूरे साल के अपने आप में रिकॉर्ड कमी की, जो थी 7.3% की। तो पूरे साल में इतनी कमी हुई, है ना, पूरे साल के अंदर। और लास्ट क्वार्टर के अंदर 1.6% की बढ़त हुई, लेकिन पूरे साल की एवरेज कितनी है? माइनस में 7.3%। ये माइनस में 7.3% थोड़ी नर्म होने के बाद है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी हमें जो है बढ़त देखने को मिली थी। और ये जो लास्ट क्वार्टर की बढ़त है, ये पिछले वाले क्वार्टर से 0.5% ऊपर थी। समझ गए ना? ये पूरा सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया लास्ट क्वार्टर या फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल के लिए। अब देखने वाली चीज़ें, GDP की वर्ब है एक्सपेंडेड, दैट की वर्ब है सॉफ्टन। सॉफ्टन का मतलब होता है चीज़ों को नरम बनाना, धीमा करना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी। अब ये वर्ड्स देखो सारे, पहला वर्ड है एक्सपेंड, दूसरा वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का मतलब होता है इंक्रीज होना या फूल जाना। जैसे गुब्बारा है, उसको आपने फुलाना शुरू किया तो वो इन्फ्लेट होगा, है ना, वो भी एक्सपेंड है। और इकॉनमी इंक्रीज हुई, वो भी इन्फ्लेशन ही है, वो भी अपने आप में इंक्रीज ही है, अपने आप में एक बढ़त ही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बिल्कुल उल्टा है इसका, डिक्रीज होना या सिकुड़ जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के सिनोनिम वर्ब्स हैं, एंटोनिम वर्ब्स हैं। प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद में आने वाला। ये सक्सीड वर्ड पे बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, समझो इसके दो मीनिंग है। सक्सीड का मतलब है बाद में आना, और सक्सीड का मतलब है सक्सेस को पाना।
समझे मेरी बात को? जो मेरा वारिस है वो मुझे सक्सीड करेगा, जो मेरा वंशज है वो मुझे सक्सीड करेगा, मेरे बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं सक्सेस को पाता हूँ, कामयाबी को पाता हूँ, तो मैं सक्सीड कर सकता हूँ। समझ गए ना? दोनों ही काम सक्सीड नाम का वर्ड करता है। तो इस मामले में देखा जाए बाद में आने के, तो ये प्रीसीड नाम के वर्ड का एंटोनिम है, और वैसे ही अपने आप में एक अलग वर्ड है सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। बाय प्रेपोजिशन के आप यूज़ जानते हैं। किसी भी चीज़ में बढ़त या घटत के लिए हम बाय प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। द रेट ऑफ इन्फेक्शन विद न्यू वेरिएंट हैज़ इंक्रीज्ड विद या बाय 20%। जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है नए वेरिएंट के साथ में वो इंक्रीज हो गई है 20% से। अब हिंदी में से के लिए आप विद लगा ले, तो इंग्लिश में विद 20% आप यहाँ लिखा होगे, है ना? लेकिन गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ में परसेंटेज या कोई भी बढ़त घटत हो आप हमेशा बताएं किससे? बाय नाम की प्रेपोजिशन से। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट डिक्रीज्ड आवर सैलरीज विद या बाय 10%। सरकार ने हमारी सैलरीज को कम कर दिया 10% से, है ना? अब कैसे कम किए? 10% से, विद से नहीं, बाय 10% आप यहाँ पे लगाएंगे। अब बाय प्रेपोजिशन का एक और यूज़ भी है। आप किसी व्हीकल के आगे भी बाय को यूज़ कर सकते हो। मोहिनी प्रिफर्स टू ट्रैवल बाय हर ओन कार। मोहिनी प्रिफर करती है ट्रैवल करना अपनी खुद की कार से। समझ गए? बाय हर ओन कार, तो कार के आगे आपने बाय को लगाया, लेकिन ध्यान रखना बाय प्रेपोजिशन और व्हीकल के बीच में कभी भी कुछ भी ना घुसाया जाए। अगर आपने यहाँ पे हर ओन कार लिखा है तो ये गलत है। समझ गए ना? बाय कार ही आता है, बाय ओन कार, बाय माय कार, बाय योर कार, बाय अ कार, बाय टू कार्स, ऐसा कभी भी आप नहीं लिख सकते। कार की जगह टैक्सी भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। याद रखना बीच में कभी भी कुछ नहीं आएगा। वैसे ही मोहिनी प्रिफर्स टू कम्यूट बाय फुट। मोहिनी प्रिफर करती है पैदल चलना। पैदल चलने के लिए कभी भी बाय को ना लगाएं, ऑन फुट लिखा जाता है। ये अपने आप में एक फ्रेज है, बाय फुट। इंग्लिश में ऐसा कोई फ्रेज है ही नहीं, है ना? पैदल चलें ऑन फुट, और वैसे लिखें बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बाइसिकल। अब आपका सवाल हो सकता है, सर मान लो वो अपनी खुद की कार से जाती है और मुझे बताना भी है, तो मैं क्या करूं? अब बताना है मुझे वो खुद की कार से जाती है ना, बाय हर ओन कार, तो मैं क्या करूं? बाय प्रेपोजिशन की जगह क्या यूज़ करूं? तो देखो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। प्रेपोजिशन चैप्टर में कर चुके हैं हम इसको। अगर आपको बीच में कुछ लगाना है तो फुट, ट्रेन, बस, प्लेन, शिप और साइकिल और एनिमल्स के लिए लगाएं ऑन, और टैक्सी, कार, बोट, वैन, लॉरी और एम्बुलेंस के लगाएं इन। इसका सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है याद रखने का। जिस चीज़ में आप चल पाएँ, जिस व्हीकल के अंदर आप दौड़ पाएँ, है ना, चल पाएँ, उस व्हीकल के लिए ऑन लगेगा। या फिर जिस व्हीकल के आप ऊपर बैठे हैं, जैसे जानवर के ऊपर बैठे हैं दोनों तरफ पाँव करके, साइकिल के, मोटरसाइकिल के, तो उनके साथ में ऑन लगेगा। और जिस व्हीकल के अंदर आप चुपचाप, है ना, आपको बिठा दिया जाए सीट बेल्ट लगा करके, उसमें आपको लगेगा इन। प्लेन में चल सकते हो, बस में चल सकते हो, शिप में चल सकते हो, साइकिल के ऊपर बैठते हो, जानवर के ऊपर बैठते हो, तो इनके लिए हम लगाते हैं ऑन। टैक्सी में नहीं चल सकते, कार में नहीं चल सकते, वैन में नहीं, बोट में नहीं, लॉरी में नहीं, एम्बुलेंस में नहीं, तो इनके साथ में इन आता है। तो मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए इन हर ऑन कार, कार के साथ में इन। 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली पता लगे कहाँ पे ऑन, कहाँ पे बाय, या कहाँ पे जो है इन लगेगा। चलो आगे बढ़े। ये आज के क्विज में यूज होगा ये वाला क्वेश्चन। कह रहे हाँ, द सेंटर हैड अर्लियर प्रोजेक्टेड फुल ईयर जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8%। सेंटर ने पहले प्रोजेक्ट किया था, एस्टिमेट किया था, अंदाज़ा लगाया था, कैलकुलेट किया था कि सारे साल की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी 8% से। प्रोजेक्ट का मतलब होता है एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, फोरकास्ट करना। फोरकास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी, लेकिन ये वर्ब अपनी कभी भी फॉर्म्स को चेंज नहीं करेगी। फोरकास्टेड कभी भी आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं लिखना है। चलती फिरती आवारा इंग्लिश में फोरकास्टेड चल जाएगा, है ना, लेकिन स्टैंडर्ड जो आपकी एसएससी की इंग्लिश है उसमें कभी भी V1, V2, V3 फोरकास्ट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। चलें आगे बढ़ें। चलो, कह रहा देयर वॉज अ 3.7% ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर ग्रोस वैल्यू एडिड या GVA। कह रहा विद ऑल बट 2 ऑफ द इकोनॉमीज 8 ब्रॉड सेक्टर्स पोस्टिंग एक्सपेंशन। कह रहा इतनी ग्रोथ थी 3.7% की चौथी तिमाही में, उस चौथी तिमाही की ग्रोस वैल्यू एडिड में। ग्रोस वैल्यू एडिड एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो GVA के अंदर जो है चौथे क्वार्टर में इतने % हमें ग्रोथ देखने को मिली। अच्छा, ये ग्रोथ कैसे मिली? के साथ ही, विद के साथ ही, सभी के सभी सेक्टर्स में सिवा 2 के, ऑल बट 2। ऑल का मतलब है सभी के सभी, बट मतलब एक्सेप्ट फॉर छोड़ के। तो कह रहा है एक्सेप्ट फॉर 2 के छोड़ करके सभी के सभी इकोनॉमी के 8 ब्रॉड सेक्टर्स में उनके पोस्ट करने के एक एक्सपेंशन को, उनके प्रोजेक्ट करने के या दिखाने के एक बढ़त को। तो 8 में से 6 के अंदर बढ़त आई, 2 के अंदर बढ़त नहीं आई, ऑल बट 2। समझ गए?
3.7% ग्रोथ आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, ऑल बट नथिंग बट ये आप बहुत बार देखोगे। जब भी आप देखो ऑल बट नथिंग बट का मतलब होता है सिवा या एक्सेप्ट फॉर, है ना, एक प्रेपोजिशन बन जाती है बट। तो ऑल बट देखो ऐसे बनेगा ये, द रिच मैन हैड ऑल बट हैप्पीनेस, अमीर आदमी के पास सब कुछ था, ऑल बट सब कुछ था सिवा छोड़ करके हैप्पीनेस के, खुशी के। वाइल द पुअर हैड नथिंग बट मिजरी, जबकि जो पुअर लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय मिजरी के। ऑल बट मतलब सब कुछ छोड़ करके इसको, नथिंग बट मतलब कुछ भी नहीं छोड़ करके इसको। तो इसके पास सिर्फ मिजरी दुर्दशा थी और कुछ भी नहीं था गरीब लोगों के पास। ऑल बट नथिंग बट। बढ़े आगे, कह रहा माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड द वर्स्ट हिट कॉन्टैक्ट इंटेंसिव ऑमनिबस सर्विस कैटेगरी ऑफ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्टेड 5.7% एंड 2.3% रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा पहला जो सेक्टर था माइनिंग एंड क्वेरिंग, इसका मतलब होता है जिसमें आप खदानों का काम करते हो, खोद करके ज़मीन से कुछ निकालते हो, है ना, क्वेरिंग और माइनिंग। तो कह रहा ये जो सेक्टर था, और जो दूसरा सबसे ज़्यादा हिट सेक्टर था जो कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव है, जिसमें कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, कॉन्टैक्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है लोगों के मिलने जुलने की, और जो ऑमनिबस भी है, जो ऑल इंक्लूसिव है, मल्टीपर्पज़ भी है, वो है सर्विस कैटेगरी। इन सब के सब जो है चीज़ों की, ट्रेड की, होटल की, ट्रांसपोर्ट की। कह रहा है ये जो दोनों थे ना कॉन्ट्रैक्ट किए, माइनिंग किया 5.7% और ये जो सर्विस कैटेगरी थी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई 2.3% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है, जो पहले आया था वो 5.7% है, जो बाद में आई ये कैटेगरी वो 2.3% है। समझ गए ना। अब ये सर्विस कैटेगरी के लिए दो एडजेक्टिव लगाए इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव और ऑमनिबस। देख लेना फटाफट। जब भी कोई चीज़ इंटेंसिव होती है ना तो उस चीज़ की उसमें बहुत हैवी नीड होती है। जैसे बैंकिंग इज़ ए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, बैंक जो है एक पूंजी से इंटेंसिव बिजनेस है। बैंक अगर आपको बनाना है, बैंकिंग करनी है, तो बहुत इंटेंसिव कैपिटल आपको चाहिए, पूंजी बहुत ज़्यादा निवेश करनी पड़ेगी आपको। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब यही है, कैपिटल की नीड बहुत इंटेंस होती है बैंकिंग के व्यापार में। वैसे प्रोडक्शन इज़ ए लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो लेबर की बहुत नीड होगी, बहुत इंटेंसिव नीड होगी, तो प्रोडक्शन में लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है। समझ गए ना। वैसे ही सर्विस कैटेगरी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव है, ट्रांसपोर्ट, होटल में लोगों का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नीड है, लोग आमने सामने आए और एक दूसरे से बात करें, तो ऐसे इंटेंसिव नाम के वर्ड को आप यूज़ करें। ऑमनिबस का मतलब होता है ऑल पर्पस, इसमें सब चीज़ें आ गई, सर्विस कैटेगरी की ऑमनिबस है। बढ़े आगे, कह रहा स्टिल द पैंडेमिक्स crushing impact over the preceding 3 quarters meant that only the agriculture, forestry and fishing and utility services recorded full year growth। कह रहा है फिर भी स्टिल जो पैंडमिक का क्रश करने वाला इम्पैक्ट है, पैंडमिक का आपको तबाह कर देने वाला इम्पैक्ट है, आपको चकनाचूर कर देने वाला जो प्रभाव है, और कब, पिछले 3 क्वार्टर्स में। कह रहा है उसका फिर भी एक ही मीनिंग था, मेंट, और क्या था, दैट, वो ये कि महज यही वाले जो सेक्टर्स है ना, इन्होंने रिकॉर्ड किया है फुल ईयर ग्रोथ को, पूरे साल की ग्रोथ को। तो अगर आप इन 3 या 4 सेक्टर्स को आप देखो, इनको छोड़ करके पूरे साल में ओवरऑल किसी ने भी अपनी ग्रोथ को दर्ज नहीं किया है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर्स में बहुत ख़राब जो है ना हमारी इकॉनमी रही थी। समझ गए। इम्पैक्ट की वर्ब है मेंट, इन 3 सेक्टर्स की वर्ब है रिकॉर्डेड। चलो आ जाओ आगे। कह रहे ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, ये ऊपर वाला हो गया ना, हाँ। कह रहा ऑन द एक्सपेंडिचर साइड private consumption spending appeared to have rebounded to growth for the first time in 4th quarters, posting expansion of 2.7% that moderated the full year's contraction to 9.1%। कह रहा अगर खर्चे की साइड की बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है, आपका और मेरी जेब से जो पैसा खर्च होता है, वो जो स्पेंडिंग है, वो दिखाई दी रीबाउंड होती हुई, फिर से ऊपर उठती हुई। रिबाउंड आपको बताया था मैंने, जंप बैक करना, गिर करके खड़ा हो जाना। तो प्राइवेट स्पेंडिंग जो है, लोगों का जो खर्चे का जो आदत है, वो रिबाउंड हो रही है, और कहाँ पे, ग्रोथ की तरफ। और कब, पहली दफ़ा, और कब, 4 क्वार्टर्स में, पिछली 4 जो है तिमाहियों में। तो पहली बार थोड़ी सी ग्रोथ हमें दिख रही है। अब देखो ये जब हमें अपीयर हुई थी तभी ये पोस्ट कर रही थी एक बढ़त को, एक एक्सपेंशन को, जो था इतने % का, जो कि मॉडरेट कर गया, और किसको, पूरे साल के कॉन्ट्रैक्शन को 9.1% पे। मॉडरेट करना मतलब चीज़ों को नरम बनाना, चीज़ों को नीचे लाना। तो पूरे साल की कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत सारी होती, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जैसे ही प्राइवेट कंजम्पशन इतना बढ़ा तो पूरे साल की एवरेज कम होकर के 9.1% पे आ गई। समझ गए ना। मॉडरेट कर दिया इसने, धीमा ले आया, नीचे कर दिया। समझने वाला इसमें और कुछ है नहीं। रिबाउंड वर्ड आप देख चुके हो। स्पेंडिंग की वर्ब है अपीयर्ड, पास्ट टेंस में।
पोस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये अपीयर हुई उसी वक्त ये पोस्ट कर रही थी इस एक्सपांशन को। दो काम एक साथ हो रहे हैं, पहला काम मेन वर्ब, दूसरा काम वर्ब के आईएनजी फॉर्म बिना इज एम आर वॉज वर्ब के। चलो आगे बढ़े। कह रहा है एंड ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अ प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट jumped 11% in the 3-month period, most likely helped in fair measure by an increase in capital spending by the government। और कह रहे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये अपने आप में ग्राफ होता है ना, ये अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल टूल है। तो कह रहे ये वाला जो इंडिकेटर है, जो ग्राफ है, जो कि एक प्रॉक्सी भी है, जो कि एक सब्सिट्यूट भी है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव भी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, आपकी और मेरी इन्वेस्टमेंट का। कह रहे ये ग्राफ भी जंप कर गया इतने परसेंट से 3 मंथ के पीरियड में। और कह रहा है ज़्यादा लाइकली ये है, ज़्यादा संभावित ये है कि इसको हेल्प मिली है काफ़ी ज़्यादा फेयर मेजर मतलब काफ़ी मात्रा में। और किससे? एक इंक्रीज से, एक बढ़त से जो आई है कैपिटल स्पेंडिंग में गवर्नमेंट के द्वारा। तो सरकार ने बहुत सारी कैपिटल स्पेंडिंग की, उसी से इसको थोड़ी सी हेल्प मिली, और हेल्प मिली तो ये वाला इंडिकेटर बढ़ गया। और ये इंडिकेटर है हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक प्रॉक्सी, हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव। और बढ़ा कितने? 11% से इस 3 मंथ के पीरियड में। तो ऐसे बने हुए सेंटेंस है ना। चलो अब इसमें देखने वाली चीज़ें, इस पूरे ग्राफ की वर्ब है जंप्ड, हेल्प यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ये वो वाला कैपिटल फॉर्मेशन है जिसको हेल्प मिली थी, हेल्प था ये। फेयर मेजर, देखो मेजर मतलब क्वांटिटी, फेयर मतलब काफ़ी ज़्यादा, फेयर मतलब अपने आप में काफ़ी है ना, तो काफ़ी क्वांटिटी, काफ़ी मात्रा को बोलते हैं हम फेयर मेजर। प्रॉक्सी होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। आप क्लास में नहीं गए, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया, जब टीचर बोले तो अटेंडेंस पे यस बोल देना, तो वो आपकी प्रॉक्सी लगा रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, आपका एजेंट बन रहा है ना। वहाँ से इस वर्ड को पकड़ें। चलो आगे बढ़ें। इकोनॉमिक आर्टिकल थोड़े से बोरिंग होते हैं, मैं जानता हूँ, आंकड़े हैं, इसलिए मैं इसको लेने की कोशिश नहीं करता। लेकिन फिर आप लोग बोलते हो सर इकोनॉमिक पढ़ाना था है ना, इसीलिए ले रहा हूँ इसको। अदरवाइज मैं दूसरा वो चाइना वाला लेने वाला था आज। कह रहा था एनएसओ डेटा हाउएवर नीड्स टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव। अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। कह रहा एनएसओ का डेटा जो है ना, वो नीड्स है, ज़रूरी है कि वो देखा जाए इन पर्सपेक्टिव, उसको सही दृष्टिकोण से, सही लॉजिक के साथ देखा जाए। ये इन पर्सपेक्टिव एक फ्रेज होता है, 3 तरीके से यूज़ होगा। सी समथिंग इन पर्सपेक्टिव, पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव, या कीप समथिंग इन पर्सपेक्टिव। इन की जगह पे इनटू भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन और इनटू एक ही बात है यहाँ पे, समझ के। अब इसका मतलब क्या है? टू थिंक अबाउट या जज समथिंग इन अ रीजनेबल वे, किसी चीज़ के सब पहलुओं को देखना, रीजनेबल वे में उसके बारे में विचार करना, भावनाओं में ना बहना, समझ गए ना। तो कह रहा है एनएसओ को डेटा पे ज़रूरत है कि इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इसको देख करके भावनाओं में ना बहा जाए। अब देखो कैसे। कह रहा विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च with the surge in COVID-19 infections, it is vital to correlate the figures with on ground information। कह रहे ग्राउंड के शिफ्ट होने के साथ ही, शिफ्ट हो चुकने के साथ में, हैविंग शिफ्टेड यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम हो चुका है ना। तो कह रहे ग्राउंड के शिफ्ट होने के साथ ही, और कब से? मार्च से। ग्राउंड शिफ्ट होने का मतलब है चीज़ों का बदल जाना, तो चीज़ों के बदल जाने के साथ ही मार्च से। और किसके साथ? एक सर्ज के साथ, एक बढ़त के साथ कोविड-19 के इन्फेक्शंस में। कह रहा है इस चीज़ के साथ में ये बड़ा वाइटल है, बड़ा ज़रूरी है कि को रिलेट करें, आपसी रिलेशन बनाएं इन फिगर्स का, और किसके साथ? ऑन द ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो ज़मीनी हकीकत की है, जो आज की डेट में ग्राउंड पे आपको मिलेगी। तो ये तो जनवरी टू मार्च के क्वार्टर की बात है। मार्च के बाद में कोविड आया था, उसके साथ में भी इस डेटा को कोरिलेट करना, तभी आपको पता लगेगा ये डेटा कितना सच्चा और कितना गलत है हमारे लिए, समझ गए। अब इस पर देखने वाली चीज़ें, इट की वर्ब है इज, वाइटल का मतलब है नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है ना, इम्परेटिव, इसेंशियल। हैविंग शिफ्टेड एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, एक काम के होने के बाद दूसरा काम जब होता है तब इसको अपने यूज़ करते हैं। हैविंग ईटन माई डिनर आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम, खाना खा करके मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था। हैविंग फिनिश्ड द प्रोजेक्ट आई लेफ्ट फॉर अ पिकनिक, प्रोजेक्ट को पूरा करके मैं पिकनिक के लिए निकल गया। तो हैविंग शिफ्टेड द ग्राउंड, ज़मीनी हकीकत के बदलने के बाद मार्च से, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशन को फिर से देखना चाहिए, समझ गए ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, बेसिक ग्रामर की सीरीज़ में आपको मिलेगा। सर्ज का मतलब होता है चढ़ाव, इंक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मैन्युफैक्चरिंग GVA appear to have gained some traction in the last quarter, a 6.9% expansion, following a return to growth in the September-December period after 5 straight quarters of contraction। कह रहा मैन्युफैक्चरिंग GVA जो है ना,
देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऊपर ही आया था ये वर्ड, उसको इसने जीवीए लिख करके छोड़ा है। तो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग में जो जीवीए है वो दिखाई दी थोड़ा सा ट्रैक्शन गेन करती हुई। गेन ट्रैक्शन का मतलब है सपोर्ट को या स्ट्रेंथ को गेन करना, ऊपर आपने सीखा ना वोकैबुलरी में। तो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जीवीए दिखाई दी थोड़ा सा सपोर्ट स्ट्रेंथ गेन कर रही है लास्ट क्वार्टर में इतने % के एक्सपांशन के साथ। और ये काम कब हुआ? एक रिटर्न के बाद हुआ ग्रोथ में, और किसकी तरफ? ग्रोथ की तरफ। 5 इस क्वार्टर के अंदर सितंबर दिसंबर के पीरियड में 5 स्ट्रेट क्वार्टर के कॉन्ट्रैक्शन के बाद। तो ये हुआ सितंबर दिसंबर में थोड़ी सी ग्रोथ आई, उससे प्रीसीडिंग 5 क्वार्टर्स में हमने कॉन्ट्रैक्शन को ही देखा है। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में हमने थोड़ी सी जो है ना सिकुड़न को ही देखा है। समझ गए? जीवीए की वर्ब अपीयर्ड फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है आफ्टर, है ना, बाद में। आगे कह रहे हैं डिसअपॉइंटिंगली आईएचएस मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग पीएमए सर्वे फॉर मे शोड द की सेक्टर फेसिंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन एज वीकनिंग डिमांड पुश्ड इंक्रीजेज इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट टू 10 मंथ लॉस। कह रहे अब डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इस कंपनी का जो पीएमआई सर्वे है, आईएचएस मार्केट, इस जो कंपनी का जो ना इस रिसर्च जो है जर्नल का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्वे है, और कब के लिए? मई के लिए। इसने हमें दिखाया कि जो की सेक्टर है वो फेस कर रहे हैं, और किसको? उस प्रॉस्पेक्ट को, उस संभावना को जो है स्टैग्नेशन की, चीज़ों के रुक जाने की। और कैसे होगा ये काम? क्योंकि जो वीकनिंग डिमांड है वो पुश कर रही है इंक्रीज को, और किस में? नए ऑर्डर्स और आउटपुट को, कि वो एक 10 मंथ लॉस पे चले जाएं, वो एक 10 महीने के सबसे निचले स्तर पे, लेवल पे चले जाएं। समझ लो सेंटेंस को। ये वाला जो जर्नल है, जो वाली रिपोर्ट है, जो सर्वे है मई के महीने में, ये दिखाता है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, की सेक्टर हैं, है ना, और वो जो सेक्टर हैं जो फेस कर रहे हैं एक प्रॉस्पेक्ट को, एक संभावना को, कि अब सब चीज़ें रुक जाएंगी, स्टैग्नेशन हो जाएगा। और ये कैसे होगा? जैसे ही, एज या क्योंकि, एज के दोनों ही मतलब हैं, जैसे ही या क्योंकि। कह रहे क्योंकि या जैसे कि जो वीकनिंग डिमांड है, कमज़ोर होती हुई मांग है, वो पुश कर रही है 10 महीने के सबसे निचले लेवल पे, और किसको? इंक्रीज़ को, नए ऑर्डर में और आउटपुट में। तो इंक्रीज़ जो है ना बिल्कुल कम हो गया है, 10 महीने में इतना कम इंक्रीज़ हमने पहली बार देखा है। समझ गए? सर्वे की वर्ब है शॉर्ट, डिमांड की वर्ब है पुश्ड, प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। ये प्रोस्पेक्टिव नाम के वर्ड से ही बना है। पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव आपने सीखा है ना। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचरिस्टिक हो, और प्रोस्पेक्टिव नाम के एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाया है प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर, पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी, संभावना, है ना, प्रोस्पेक्ट। स्टैग्नेशन एक बहुत ख़राब अवस्था होती है इकॉनमी में, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाए, चीज़ें महंगी होती जाएं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती जाए, है ना। किसी अफ्रीकन कंट्री में देखो, जिम्बाब्वे, युगांडा, सूडान में, वहाँ आपको देखने को मिलेगा बहुत इन्फ्लेशन, नौकरी है नहीं, और इकॉनमी जो है बिल्कुल धरातल पे, बिल्कुल ज़मीन पे आके लगी हुई है। स्टैग्नेशन। बढ़े आगे। कह रहा सिमिलरली द फिस्कल 2021 प्रोविजनल एस्टिमेट्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग द बुलवर्क अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ GDP showed the expenditure figure at 70.6 lakh crore, its weakest level in 3 years। इस सेंटेंस को पढ़ने का एक ही तरीका है, बीच से बीच का, डैश से डैश का आप अलग कर दें, और फिर बाद में इसको पढ़े, है ना, बाकी सेंटेंस को पढ़ने के बाद। कह रहा है इसी प्रकार जो फिस्कल 2021 का प्रोविजनल एस्टिमेट है, प्रोविजनल मतलब आगे के लिए हमारा एस्टिमेटेड है, अभी पक्का नहीं है, ये 2021 खत्म होगा फिर बताएंगे हम, है ना। अभी ये प्रोविजनल एस्टिमेट है, और किसके लिए? प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग के लिए। कह रहा है इसने दिखाया एक एक्सपेंडिचर की फिगर को, और कहाँ पे? इतने लाख करोड़ पे, जो कि अपने आप में सबसे वीकेस्ट लेवल है 3 सालों का। तो कह रहा है ये भी आगे अगले साल का जो है ना कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है 3 सालों में सबसे कम रहने वाला है प्रोविजनल एस्टिमेट्स के साथ। समझ गए? एस्टिमेट्स की वर्ब है शॉर्ट। अब देखो बीच वाला क्या है, कह रहे ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है ना, द बुलवर्क अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ GDP, ये सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा मेन स्टे है, सपोर्ट है, रैम्पार्ट है, सबसे बड़ा डिपेंडेबल सपोर्ट है, जो कि अकाउंट फॉर करता है GDP के 50% को। तो आप और मैं जो खर्चा करते हैं ना, 50% GDP वही है भारत की, है ना। तो यही बुलवर्क है अकाउंट फॉर करने वाला, रिस्पॉन्सिबल फॉर बनने वाला GDP के 50% का। तो इस तरह से आप बीच वाला बाद में ऐड करें, तब आप इसको समझ पाएंगे, है ना। अब आ जाओ सेंटेंस में कुछ देखने वाला हो तो। बुलवर्क आप देख चुके हो, सपोर्ट, डिपेंडेबल सपोर्ट हो, अकाउंट फॉर करना मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर होना, एस्टिमेट की वर्ब शॉर्ट। वीकेस्ट से पहले द क्यों नहीं आया? वीकेस्ट तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द लगना चाहिए। चलो फटाफट समझा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आज।
देखो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, इनके बाद में कभी भी द को नहीं लगाना। सुपरलेटिव डिग्री हो या ना हो, इनके बाद में द नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रख लो। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, योर, राम्स, मोहन्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दिस, दैट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ईच, इधर और एनी। इसका मैं लॉजिक आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको अप्लाई करेंगे। द बेस्ट एंट्री विल विन द प्राइस। सबसे अच्छी एंट्री इस प्राइस को विन करेगी। तो यहाँ पे द को लगाना जरूरी है, क्योंकि द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द को लगा दिया। लेकिन ईच द बेस्ट एंट्री विल विन द प्राइस, हर एक सबसे अच्छी एंट्री प्राइस को विन करेगी। मान लो प्राइस के लिए हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं, तो हर कैटेगरी की सबसे अच्छी जो एंट्री है उसको प्राइस मिलेगा, है ना। तो ईच बेस्ट एंट्री या ईच द बेस्ट एंट्री। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ईच, इधर, एनी, नीदर, नो, नॉर, ये सबके सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। तो क्या करना है भाई, इसके आगे भी द को नहीं लगाना। तो मुझे बोलना चाहिए ईच बेस्ट एंट्री विल विन द प्राइस। वैसे ही योर द बेस्ट एंट्री विल विन द प्राइस, तुम्हारी कई सारी एंट्रीज हैं लेकिन सबसे अच्छी वाली को प्राइस मिलेगा, समझ गए ना। योर है, माई है, और है, मनीष है, मोहन है, किसी का भी पॉजेसिव हो, मेरा, तुम्हारा, और किसी का भी हो, उसके बाद में भी द को नहीं लगाना। तो यहाँ से भी निकाल दो। दिस द बेस्ट एंट्री विल विन द प्राइस, ये वाली सबसे अच्छी एंट्री प्राइस को विन करेगी। दिस, दैट, दीज, दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आगे भी द को नहीं लगाना, तो इसको भी निकाल दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अब देखो इस रूल के पीछे लॉजिक है। किसी ने मुझसे पूछा सर लॉजिक क्या है इसके पीछे रूल का। सिंपल सा लॉजिक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सब के सब डिटरमाइनर होते हैं, और आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर ही होते हैं। तो दो डिटरमाइनर्स को एक साथ इंग्लिश में नहीं लिखाया जाता है ना, क्योंकि डिटरमाइन ऑलरेडी डिटरमाइन कर देता है किसी चीज़ की क्वांटिटी को या किसी चीज़ की क्वालिटी को। तो जब आपने एक बार करवा दिए तो दूसरे डिटरमाइनर से फिर से उसको डिटरमाइन ना करवाएं। तो यही लॉजिक है सीधा सा, आर्टिकल्स डिटरमाइनर है, किसी दूसरे डिटरमाइनर के बाद में नहीं आ सकते। इंग्लिश में हर चीज़ का लॉजिक है, सिर्फ 5% चीज़ों को छोड़ के। अब आप मुझसे पूछो सर इसको योर बेस्ट क्यों बोलते हैं, इसको प्रीति जिंटा क्यों नहीं बोलते, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऐसा ही बोला जाता है ना। तो ये 4-5% चीज़ें छोड़ दो, इसके अलावा पूरा मैंने आपको लॉजिक से ग्रामर करवाई है, लॉजिक से ही आपको इंग्लिश में चीज़ें मिलेंगी। चलो आगे बढ़े। कहाँ पे है यार, वीकेस्ट लेवल हो गया। देखो इट्स के बाद में वीकेस्ट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे द नहीं लगा, क्योंकि इट्स लगा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। कह रहा है हियर अगेन द रेफिनेटिव आइप्सोस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स फॉर मे शॉर्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैड टम्बल्ड बाय 6.3 percentage points from April as fears over the pandemic's impact depressed respondents' outlook on all four fronts इंक्लूडिंग जॉब्स एंड पर्सनल फाइनेंस कंडीशंस। तो कह रहा है एक और सर्वे है, इंडेक्स है इस मई का, कह रहा है इसने भी दिखाया कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है टंबल कर गया है, लुढ़क गया है, प्लंज कर गया है, नीचे गिर गया है, इतने परसेंटेज पॉइंट से। और कहाँ से, अप्रैल से। तो मई में इतने परसेंटेज पॉइंट कम हो गया। कह रहा है क्योंकि जो डर है, और किसके ऊपर, इस पैंडमिक के इम्पैक्ट के ऊपर। कह रहा है इस डर ने डिप्रेस कर दिया लोगों के, रिस्पॉन्डेंट्स के, जिन लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया उन रिस्पॉन्डेंट्स के आउटलुक को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। और कह रहा है सभी के सभी फ्रंट्स पे, सभी के सभी मोर्चों पे, जिसमें शामिल है नौकरी और पर्सनल फाइनेंस की कंडीशन। तो पैंडमिक आई, लोगों को लगा नौकरी जाएगी, लोगों को लगा हमारी सेविंग सारी हॉस्पिटल में चली जाएगी। तो इन फियर्स के चक्कर में जो इस सर्वे के रिस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने 6.3% कम दिखाया अपने कॉन्फिडेंस को, हमारे बाज़ारों में टंबल कर गया उनका कॉन्फिडेंस, समझे। सेंटिमेंट की वर्ब है शॉर्ट, कॉन्फिडेंस की वर्ब है हैड टंबल्ड, फियर की वर्ब है डिप्रेस्ड। टंबल का मतलब है गिर जाना, प्लमेट करना, प्लम्ज करना, नोज डाइव करना, किसी चीज़ का तेज़ी से गिरना। फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा। आउटलुक के दो मीनिंग है, पहला है फ्यूचर और दूसरा है आपका नज़रिया। आपका नज़रिया भी आपका आउटलुक, आपका फ्यूचर भी आपका आउटलुक, एक ही वर्ड दोनों मीनिंग रखता है। बढ़े आगे। ये अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा है आपको पता होगा, अच्छे से मालूम होना चाहिए सबको, है ना। कह रहा विद अनअबेटेड जॉब लॉसेज पुशिंग ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट टू 1 year to a 1 year high of 11.9% in May as per CMIE data, and rural areas ravaged. Only an accelerated nationwide vaccine rollout and direct job and income boosting measures can prevent the economy from backsliding again. लंबा सेंटेंस है पर बड़ा सिंपल है। कह रहे के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ, अनअबेटेड जॉब लॉसेस के पुश करने के साथ में। जॉब के लॉस का मतलब है नौकरी जाना, पुश का करना, पुश का मतलब है धक्का देना, और अनअबेटेड मतलब जो रिलेंटलेस हो, जो रुकने का नाम ले। कह रहा है ऐसे ना रुकने वाले जॉब लॉसेस के, नौकरियों जाने के पुश करने के साथ ही कुल मिलाकर के बेरोजगारी को पूरे साल के हाई पे, इतने % पे मई के अंदर। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, और कह रहा है दूसरी चीज़
CMI डेटा के हिसाब से एज पर जो रूरल एरिया है उनके रेवेज हो जाने के साथ ही, रूरल एरियाज़ के डिस्ट्रॉयड हो जाने के साथ ही वायरस अब रूरल एरिया में भी पहुंच गया है। कह रहा है इन दोनों चीज़ों के साथ ही महज एक तेज़ी से आता हुआ पूरे देश में होने वाला वैक्सीन का जो रोल आउट है, वैक्सीन का जो लॉन्च है और डायरेक्ट जॉब और इनकम बूस्टिंग मेजर हैं, सीधे सीधे नौकरी और इनकम को बढ़ावा देने वाले जो कदम है, कह रहा है बस यही दोनों चीज़ें प्रिवेंट कर सकती हैं इकॉनमी को, और किससे, बैक स्लाइड करने से, फिर एक बार पाताल की गहराइयों को छूने से, बैक स्लाइड करने से। बैक स्लाइड आप समझ गए ना, रीबाउंड का उल्टा है, आगे जाते हुए पीछे आने को कहते हैं बैक स्लाइड करना। तो ऐसे बना है पूरा सेंटेंस। ये पूरा जो फ्रेज है आपको बता रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन दोनों के साथ ही ये वाली चीज़ काम करेगी, इस वाली चीज़ की ज़रूरत है। रोल आउट और मेजर्स की वर्ब है कैन प्रिवेंट, एक्सेलरेटेड मतलब तेज़ी से होने वाला, अनअबेटेड मतलब जो रुके ना, लगातार बना रहे, रेलेंटलेस हो, कंटिन्यूस हो, रेवेज मतलब डिस्ट्रॉयड, गांव अभी डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, डेवास्टेटेड हैं इंडिया के कोविड की वजह से। चलिए आगे बढ़े, फटाफट क्विज पे आ जाओ। देखो क्विज बड़ा सिंपल बनाया है और शुरू में आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ शुरू वाले कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ जो मुश्किल लगेंगे, बाद वाले आप खुद से इनको ट्राई देना है ना। द लेटेस्ट डेटा released by government posits a positive outlook on the economy as the economic activity backslides, starts backsliding, rebounds and starting to rebound and gains traction and dash businesses revive। अब मुझे पहले वाले में डालना कुछ, क्या डालना भाई, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ किया सरकार ने वो पॉजिट करता है, वो प्रेजेंट करता है या सपोज करता है एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक को हमारी इकॉनमी पे। कह रहा है जैसे ही इकॉनमी जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डैश करती है। अब मुझे बताओ अगर डेटा हमें पॉजिटिव आउटलुक देगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करेगी। जब डेटा हमें पॉजिटिव आउटलुक देगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, वही ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो नेगेटिव आउटलुक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो बैक स्लाइडिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। बैक स्लाइड का मतलब है नीचे आना। आपको यहाँ पे या तो यूज़ करना है रिबाउंड्स को या लिखना है स्टार्टिंग टू रिबाउंड। लेकिन ध्यान देना एक्टिविटी के लिए जो वर्ब आएगी वो रिबाउंड से आ सकती है। स्टार्टिंग टू रिबाउंड तब आएगा जब यहाँ पे इज लगा हो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब बन के आएगी तभी जब उसके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बीन लगा हो। अगर नहीं लगा तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मेन वर्ब चाहिए, वो होगी रिबाउंड्स, ना कि स्टार्टिंग टू रिबाउंड बिना इज, एम, आर के, गलत है। अब आगे बढ़ो। अच्छा, और गेन करती है ट्रैक्शन को, तो यहाँ पे रिबाउंड्स और यहाँ पे गेन्स ट्रैक्शन, दोनों आप यहाँ पे मैच भी कर लोगे। कह रहा है और डैश जो बिजनेसेस हैं वो रिवाइव करते हैं। इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं उनमें फिर से जान आती है। अब देखो किस टाइप के, लॉकडाउन हर्टेड, लॉकडाउन हिटेड, लॉकडाउन हर्ट या लॉकडाउन स्ट्रिक्ट। अब मुझे बताओ हर्ट, हिट और स्ट्राइक इनकी थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तभी ये बनेंगे एडजेक्टिव, है ना। तो हर्ट की थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है। लॉकडाउन हर्ट हो सकता है, लॉकडाउन हर्टेड नहीं हो सकता, ये गलत है। हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट होती है, लॉकडाउन हिट हो सकता है लेकिन लॉकडाउन हिटेड नहीं हो सकता। आपको एडजेक्टिव चाहिए ना, ऐसे बिजनेस जो लॉकडाउन से हिट है। तो लॉकडाउन हर्ट ठीक है, हर्टेड गलत है, हिट ठीक है, हिटेड गलत है, लॉकडाउन हर्ट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, सी आपका आंसर है। लॉकडाउन स्ट्राइक गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक, ठीक है ना, क्योंकि आपको एडजेक्टिव बनाना है, लॉकडाउन स्ट्रक लिखना चाहिए। और स्ट्राइक वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो कि अपना एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म से नहीं बनाती, स्ट्रिकन से बनाती है ना। संकन, स्ट्रिकन, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। कुछ वर्ब्स हैं जिनकी एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग अलग है। तो यहाँ पे स्ट्रक भी लिखा होता ना तो भी मैं मान लेता है सही है, स्ट्रक भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्ट्राइक्ड, जो कि गलत है। तो सी आपका आंसर हो गया दोनों में। अब देखो बाकी के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, कमेंट्स में इनके आंसर डाल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो लंबी हो जा रही है ना, आप भी कुछ ट्राई करो, अगर खुद से नहीं करोगे तो होगा कैसे। मेरे आंसर से, मेरी एक्सप्लेनेशन से अपना आंसर मैच करना, कमेंट सेक्शन में बताना कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 6। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब चैनल को हमें ग्रो करना है, अगले 2-3 महीनों में कुछ और टीचर्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, है ना, करंट अफेयर्स पढ़ाएं, आपको मैथ्स पढ़ाएं, रीजनिंग पढ़ाएं। तो अगर थोड़ा सा चैनल ग्रो करता है तो कुछ टीचर्स को हम और ला करके इसको फुल फ्लैश स्टडी चैनल बनाएंगे। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।